नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हूँ। जैसा आप जानते हैं कि नीट का रिज़ल्ट आ गया है और आज मेरे साथ हैं नीट टॉपर बरीरा अली, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 42 और इन्होंने हासिल किए हैं 720 में से 710 मार्क्स। तो ये जो 710 का मार्क्स है, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है और इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये, और कैसी जर्नी रही है बरीरा की उनकी स्कूलिंग के दौरान भी, ये सब मैं बातें आपसे करने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो आप लोगों ने मुझे सवाल भेजे हैं, वो सवाल भी मैं उनसे पूछूंगी और पूछूंगी कि इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करने के लिए क्या क्या उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा है। बरीरा, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। रिजल्ट आने के बाद से, जब से नीट का रिजल्ट आया है, पिछले 24 घंटे में या कहें 48 आवर्स में, क्या चेंज हुआ है लाइफ में? मैम चेंज तो बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो बहुत थैंकफुल फील हो रहा है कि इतना अच्छा स्कोर आ पाया है। 2 साल का हार्डवर्क तो किया है। तो मैम ये ज़रूर मैं सब स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगी कि हार्डवर्क करते रहिए, क्योंकि हार्डवर्क का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। मतलब जब से रिजल्ट आया उसके बाद से इतनी खुशी फील हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो दोनों मेरे पेरेंट्स वो खुश हैं, फैमिली खुश है। पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी देखना, इससे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट बच्चे के लिए कुछ हो नहीं सकता। उनके पास सारे रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सबके कॉल्स आ रहे हैं। सबके, मेरे को भी पुराने लोगों के कॉल आ रहे हैं। सब मेरे लिए खुश हैं, सब मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है। उसके अलावा भी इतने सारे विशेस आती हैं कि रिजल्ट के बाद लाइफ काफ़ी चेंज सी फील हो रही है। एक अचीवर काइंड ऑफ फीलिंग कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया है। राइट। तो नीट इतना बड़ा एक ऑल इंडिया कंपटीशन है, उसमें वाकई 710 मार्क्स लाना, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और कहें तो रैंक के लिहाज से भले हम कहें कि 42 रैंक है, लेकिन अगर देखें तो बस थोड़ी सी एक दो सवाल में मिस्टेक होती है और रैंक नीचे आ जाती है। अदरवाइज देखें तो बरीरा वाकई नीट ऑल इंडिया टॉपर ही हैं, फर्स्ट रैंक के से बस थोड़ा सा। तो हम इस पे ज़रूर डिस्कस करेंगे कि 710 मार्क्स आए, सिर्फ 10 नंबर कम हुए हैं 720 में। तो बरीरा, वो जो 10 मार्क्स कम हुए, वो कौन से सवाल थे जो आपसे गलत हुए, और क्या वो मतलब वाकई सीरियस मिस्टेक थी या सिली मिस्टेक? क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत सारे बच्चे जब एग्ज़ामिनेशन हॉल से आते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने बहुत पढ़ाई की होती है, बहुत मेहनत की होती है, लेकिन बस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, 4 ऑप्शन होते हैं और आप कुछ सेकेंड के लिए कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और आप रैंक में बहुत पीछे चले जाते हैं। तो बरीरा, आप बताओ कि ये जो आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए थे? तो मैम जैसा कि आप जानती हैं, मेरे फिजिक्स में 175 और केमिस्ट्री में 175 और बायो में 360 और 360 है। तो मेरे से एक मिस्टेक फिजिक्स में हुई है, एक केमिस्ट्री में हुई है। मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों बिल्कुल रीडिंग टाइप की मिस्टेक है। अगर मैंने थोड़ा 1 मिनट और ध्यान लगा के किया होता तो क्या पता सही भी हो जाता। फिजिक्स में एक क्वेश्चन आया था हमारा एक्सरे के पर्टेनिंग, उसमें हमें वोल्टेज की प्रोपोर्शनैलिटी बतानी थी। तो वो मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं उसमें कि किस चीज़ के प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो फिर वो मेरा गलत हो गया। और एक हमारा केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया था न्यूक्लियोटाइड्स पे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो उसमें स्टेटमेंट में फॉस्फोरिक एसिड लिखा था, जबकि होना फॉस्फोरस एसिड चाहिए। तो इतनी सी रीडिंग मिस्टेक से मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा तो वो क्वेश्चन गलत हो गया। वरना तो दोनों, मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी मेजर कंसेप्चुअल एरर नहीं था, दोनों रीडिंग मिस्टेक्स ही थी मेरी। यानी ये कह सकते हैं बरीरा कि मतलब उस ऐसा नहीं कि वो सवाल आपको नहीं आता, उसका आंसर आपको आता था, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर होता है कि आप जैसे बरीरा कह रहे हैं कि थोड़ी सी रीडिंग में आपके पास एक क्वेश्चन है, 4 उसके आंसर हैं, और ज़रा सा पढ़ने में लगा कि बस थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आप देखिए 2 क्वेश्चन गलत है, उसके अकॉर्डिंग इनके 8 नंबर कम होने चाहिए। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो 8 नंबर कम होने चाहिए, और एक नंबर की माइनस मार्किंग हो गई तो 10 नंबर इनके कम हो गए। लेकिन फिर भी डेफिनेटली 710 तो मार्क्स वाकई बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जो आपने हासिल किया है। तो बरीरा, ये ओवरऑल बताइए, पहले तो मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूंगी कि आपकी बायोलॉजी में 100% मार्क्स हैं आपके, 360 मार्क्स हैं आपके, और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो सिर्फ 5 नंबर कम है, 175, दोनों में आपके 175 मार्क्स हैं। बरीरा, इतने नंबर लाने के लिए, लगता है ढेर सारे नंबर लाने के लिए, क्या मतलब एक स्टूडेंट में क्या एटीट्यूड होता है जो उसको अचीवर बनाता है, जो उसको टॉपर बनाता है? मैम सबसे पहले तो हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। इंसान को मेहनत से पढ़ना चाहिए और मेहनत से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। कई बच्चे होते हैं जो ये सोच सोच के डर जाते हैं कि टॉपर बोलता है 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, मैं कैसे पढ़ पाऊँगा या पढ़ पाऊँगी, और इसीलिए वो करते नहीं हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना है। अपने को हार्ड वर्क से डरना नहीं है और अपने को लाइफ में चैलेंज लेने से डरना नहीं है। हमें अपने को चैलेंज करना है। अगर मुझे लगता है कि हाँ आज मेरे से एक चैप्टर होगा तो मैं 2 चैप्टर का लेकर टारगेट चलूँ,
मे बी मेरे से 2 ना हो पाए, 1 ही हो पाए, बट स्टिल मैं अपने को कब ना समझूँ कि मेरे से नहीं होगा। और हार्डवर्क के साथ साथ परसिवियरेंस, यानी कि रोज़ काम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि इंसान का नीट का एग्ज़ाम आया तो 3 महीने पहले उसे जग रहा है कि हाँ मेरा 3 महीने बाद नीट का एग्ज़ाम है, तो वो 3 महीने पहले पढ़ना शुरू करे। इंसान को जब से उसने टारगेट सोच लिया कि मेरे को नीट क्लियर करना है, तब से वो रोज़ लगातार मेहनत करे और वो सेम लेवल की मेहनत करे। ये नहीं कि एक दिन इंसान 12 घंटे पढ़ ले फिर अगले दिन पूरे दिन सोता रह जाए। इंसान को 4-5-6 घंटे पढ़ना है तो रोज़ 5-6 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ना है, तो उस डायरेक्शन में। और हार्डवर्क जो हो, मेहनत हो, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। इंसान कभी कभार कई लोग होते हैं जो बहुत एडवांस कंसेप्ट से मेहनत करने लग जाते हैं, उन्हें लगता है कि बेसिक तो मुझे आता है, बट कभी कभार ये झूठ होता है। इंसान बेसिक भूल के एडवांस कंसेप्ट में वर्क करने लगता है और नीट में बहुत बेसिक कंसेप्ट से सवाल आते हैं। लाइक हमारा 180 क्वेश्चन आता है पेपर में, 180 में से 170 तो डेफिनेटली बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मतलब इंसान से वही है, जैसे मैंने आपको बताया रीडिंग मिस्टेक हो गई, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों से, ऑप्शंस ध्यान से नहीं पढ़ते, सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ते, तो इस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और ऑल इन ऑल मैंने जितना अपनी प्रिपरेशन से गैदर किया है कि पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन लगाने की नीट में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब प्रैक्टिस करते रहें और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं, बायो में भी। क्योंकि इंसान को सिर्फ रीडिंग मिस्टेक क्या वो गलत पढ़ता है ये उसे तभी समझ में आएगा जब वो पढ़ेगा क्वेश्चन फॉर्म में। बुक फॉर्म में तो सब पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ना और क्वेश्चंस को सॉल्व करना, फिर उन्हें चेक करना और फिर देखना कि मेरे से किस टॉपिक में गलती हो रही है और फिर उस टॉपिक को पढ़ना, ये बेस्ट अप्रोच है मेरे हिसाब से। तो बरीना ने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन, वाकई आप सही कह रही हैं कि मतलब सिर्फ ये नहीं, क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट आता है और इतने सारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, कहते हैं हमने बहुत मेहनत की, हमने एनसीईआरटी की बुक्स को 10 बार लगा लिया, मेरे इतने नंबर नहीं आए, मेरा लक नहीं अच्छा। बरीना ये बहुत सुनने को मिलता है कि नहीं मैं अनलकी हूँ, मेरा लक नहीं अच्छा हुआ इसलिए नंबर नहीं अच्छा है। बरीना ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि आपको हार्ड वर्क तो करना है लेकिन सही डायरेक्शन में करना है और परसिवियरेंस बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम के 4 महीने पहले आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप 11th क्लास में आएँ आपको लगातार पढ़ना है। ये नहीं है कि बस ओवरनाइट जब रिज़ल्ट एग्ज़ाम के पहले पढ़ना। अच्छा, जैसे आपने बरीना ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आपने सोचा कि मुझे नीट क्वालिफाई करना, कब आपने सोचा और ये कितने सालों की मेहनत का नतीजा है ये? मैम मैंने तो देखिए, मैं तो बचपन से था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, बट मेरे हिसाब से जो गाइडेड प्रिपरेशन, अगर कोई फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है तो गाइडेड प्रिपरेशन 11th क्लास से ही शुरू करनी चाहिए। कई बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि 9-10 से ही शुरू कर दें, बट 9-10 में मैंने अपना 10th के बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस रखा था क्योंकि मेरे लिए वो भी इंपॉर्टेंट था। फिर 11th से आके मैंने नीट के बारे में सोचना शुरू किया, तो उसके परटेनिंग मैंने आकाश बायजूस में एक 2 ईयर का क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया वो, और उसके अलावा मैंने 11th से अपनी सेल्फ स्टडी कंसिस्टेंट बेस पे शुरू कर दी। स्टार्टिंग में 10th और 11th में मैं CBSE स्कूल को बिलोंग करती थी, तो 10th और 11th में CBSE में बहुत बड़ा गैप होता है, तो उसको कवर अप करने में बहुत टाइम लगता है, बच्चे बहुत डर जाते हैं। मैं भी बहुत डर गई थी, मेरे को लगा था मेरे से कैसे होगा, क्योंकि 10th तक जो बच्चे बिल्कुल टॉप पे होते हैं, मैं अच्छी थी पढ़ाई में तो मैं टॉप पे थी, फिर 11th में आकर एकदम से मेरे नंबर कम हो रहे थे, तो मेरे को लग रहा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा। बट अगर मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ती रही और मैंने हार्डवर्क करती रही, हार्डवर्क में मैंने स्टार्टिंग में बहुत हार्डवर्क किया, कोई कमी नहीं छोड़ी, तो उसका रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है कि मैंने आराम से कोप अप कर लिया। और फिर अब धीरे धीरे इंसान को शुरू में नहीं समझ में आता, बट एक लेवल के बाद उससे समझ में आ जाता है कि मेरे लिए कौन सी पढ़ने की स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। और फर्स्ट अटेम्प्ट को छोड़ के मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कई स्टूडेंट्स ड्रॉप ले रहे होते हैं, तो उनको ये सब इंटरव्यूज सोच के सुन के ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने तो 11 से पढ़ाई करी, इसका होगा, मेरा 1 साल में कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 साल में भी इंसान चाहे तो उस लेवल की मेहनत करके एक बहुत डिसेंट स्कोर ला सकता है, और लाते ही हैं। कई ड्रॉपर्स टॉपर्स होते हैं, तो ऐसा कोई ये स्टिग्मा नहीं बनाना चाहिए कि 11-12 से पढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए 11-12 से पढ़ के बच्चे से नहीं हो पाया, तो 1 साल ड्रॉप लेके बच्चा बहुत अच्छे से मेहनत कर सकता है। मेहनत करना तो इंसान कभी भी शुरू कर सकता है। मेहनत तो एक नेचुरल चीज़ है, भगवान ने हम सब में डाल के भेजी है, बस करने की देर है, सब कर सकते हैं। अच्छा बरीना, जैसे आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात, पहले आप बताओ आपका 10th और 12th का क्या रिजल्ट था, कितने % मार्क्स आए थे? मैम 10th ने मेरे 97.8% अराउंड मार्क्स आए थे, और 12th ने मेरे आए थे 96.2% मार्क्स। ओके अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और सबका यही सवाल है कि बोर्ड का प्रेशर, एक तो आपको 12th का एग्ज़ाम देना, बोर्ड में भी अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और साथ में आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या ये आपने भी ये फेस किया? क्या ये वाकई ये क्लैश होता है कि हम बोर्ड पे फोकस करें कि नीट पे फोकस करें? क्या वाकई ऐसा होता है?
हम जैसा आप बोल रही हैं, डर तो मेरे को भी बहुत लगा था, क्योंकि मैं भी मेनली नीट एस्पिरेंट थी। तो मैंने बोर्ड्स रिलेटेड, जैसे कि बोर्ड्स के रिलेटेड पढ़ाई नहीं की थी। मैं भी अपना स्कूल में भी जो भी पढ़ती थी नीट, उसे मतलब टीचर्स से भी नीट रिलेटेड ही रखने की कोशिश करती थी। मेरे को भी डर लगता था, बट ऐसा क्लैश मुझे नहीं फील हुआ, क्योंकि मैम मैंने नीट के लिए कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड करके, जो बच्चा अच्छे से बेसिक से कंसेप्ट सीख के चल रहा है और पढ़ के चल रहा है, उसको इस बात में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैम अल्टीमेटली नीट में 11th-12th का पूरा सिलेबस आता है, 12th के बोर्ड में 12th का सिलेबस आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग टॉपिक से पूछा जा रहा है, टॉपिक सेम है, कंटेंट भी सेम है, पढ़ाई भी सेम है, कुछ अलग से मुझे पढ़ना नहीं है बोर्ड्स के लिए। तो मैं अपना दोनों का एक ही कॉमन टॉपिक, कॉमन सिलेबस है, तो उससे इंसान अगर शुरू से अच्छे से बेसिक से लेके पढ़ता रहे और समझता रहे, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे तो एनसीईआरटी का एक पेज पूरा पढ़ लूँ, बट अगर मेरे को उसमें से एक ही पैराग्राफ समझ में आया तो बाकी का मेरा व्यर्थ हो जाएगा, तो पढ़ना कोई फायदा नहीं है। तो एक एक लाइन पढ़ के उससे समझते समझते चलना है एनसीईआरटी में। इससे इंसान के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो बोर्ड्स में आंसर्स लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन अगर इंसान लास्ट में भी टाइम दे दे बोर्ड्स के लिए, तो आराम से बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो जाती है, 90+ का स्कोर आराम से आ जाता है। मतलब आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि बोर्ड और इसके नीट की प्रिपरेशन में कोई बहुत गैप है, आप दोनों की प्रिपरेशन साथ कर सकते हैं। जी जी, और मेरा तो मानना है कि इंसान जब बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है तब भी वो एनसीईआरटी पढ़ के ही बोर्ड की प्रिपरेशन करता है। तो ऐसा कोई बोर्ड की प्रिपरेशन करते वक्त भी नीट से टच नहीं लूज होता है। तो कई बच्चे इस डर में रहते हैं कि मैंने बोर्ड को इतना टाइम दे दिया तो मेरा नीट मैंने नहीं पढ़ा। ये बिल्कुल बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। अगर आप बोर्ड के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप नीट के लिए भी प्रिपरेशन चल रही है आपकी, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंट रह के पढ़ते रहना है बस। अच्छा बरीरा, आपने बहुत अच्छा 12th में भी आपका स्कोर आया और नीट में भी इतना अच्छा स्कोर आया, तो क्या रूटीन क्या था मॉर्निंग से नाइट तक, क्या रूटीन था, कितने घंटे आप पढ़ती थी? मैम सबसे पहले तो मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से आके मैं कोचिंग जाती थी। इन सब के अलावा मैं ट्राई करती थी कि 4 to 5 आवर्स का रोज़ मैं पढ़ने का रखूँ। सेल्फ स्टडी 4 to 5 आवर्स बहुत ज़रूरी है। कैसे मॉर्निंग से इवनिंग तक? क्या मॉर्निंग में कितने बजे उठ जाती थी आप? मैम मैं मॉर्निंग में उठ जाती थी अराउंड 7-8 के बीच में उठ जाती थी। अच्छा। जी, और फिर मैं अपना पूरा रूटीन करके सेल्फ स्टडी करती थी। सेल्फ स्टडी में मैं यही कोशिश करती थी कि मैं अपना, जैसे कि सुबह उठ के भी अगर मेरे को अपने रूटीन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं उस पर भी पढ़ लूँ। फिर मैं रात में सोने से पहले भी पूरा पढ़ती रहती। मतलब मैम पढ़ाई के अलावा अपना इधर उधर किसी भी डिस्ट्रैक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करना है इंसान को, एटलीस्ट 2 years। क्योंकि मैम ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीरियड इंसान का करियर डिसाइड कर सकता है। तो इतना तो इंसान को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कि वो पढ़ाई के अलावा किसी डिस्ट्रैक्शंस में ना इन्वॉल्व हो। तो यानी कि हम, अगर मैं ये कहूँ और ये बच्चे जो समझना चाहें, स्टूडेंट समझना चाहें, यानी कि जो 11th और 12th तक ये 2 साल का पीरियड था, बरीरा ने सिर्फ पढ़ाई की और कुछ नहीं किया। जी, कह सकते हैं। पढ़ाई के अलावा जैसे कि कभी कभार ऑब्वियसली होता है कि कोई, देखिए हम 24 घंटा तो कोई नहीं पढ़ता है, तो कभी कभार होता है इंसान का मन नहीं करता है या अच्छा नहीं फील होता उसे, तो पढ़ने का मन नहीं करता, या इंसान पूरे दिन पढ़ता है, उसे लगता है मेरा तो उतना फ़ायदा ही नहीं हुआ पूरे दिन पढ़ के। तो ये सब मेरे साथ भी बहुत हुआ है। तो ऐसे टाइम में मैं अपने फ्रेंड्स से बात कर लेती थी। मेरे फ्रेंड्स भी जितने थे सब नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनसे बात कर लेती थी, तो वो भी काफ़ी एकेडमिक बात होती थी, तो सबका सुन के मोटिवेशन मिल जाता था कि हाँ उस बंदे ने इतना पढ़ाया तो मैं भी पढ़ूँ। उसके अदर देन दैट मैं फैमिली से बात कर लेती थी। फैमिली से बात करने का फ़ायदा ये होता है कि वो लोग जो, जैसे मैं भी बोली थी, मैं फ्रेंड से बात कर लेती थी, वो भी सब नीट के प्रिपेयर, तो माहौल वही रहता था। मैं जब फैमिली से बात करने के आती थी तो माहौल चेंज हो जाता था, उससे मेरे को बहुत रिफ्रेशमेंट मिलता था। कभी अपनी बहन से उसके स्कूल के बारे में पूछ लिया, मम्मी पापा से उनके काम के बारे में पूछ लिया, या घर की बातें जान ली, तो उसमें मेरा अच्छा रिफ्रेशमेंट हो जाता था, तो मेरे को अच्छा फील होता था। बाकी जैसा कि होता ही है कि बच्चे कई बार प्रिपरेशन में बहुत लो फील कर जाते हैं, उन्हें लगता है मेरे से कैसे होगा, नहीं हो रहा है। तो ऐसे में तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि इंसान थोड़ा सा ब्रेक ले, क्योंकि कभी कभार इंसान अपने को ओवरबर्डन कर लेता है, तो भी उसे लगता है कि मेरे से नहीं होगा। तो थोड़ा सा ब्रेक ले। सबसे इम्पोर्टेंट तो है अपना आप को समझना। इंसान सबसे हट के एक अलग जगह बैठे, शांति से अपने मन के थॉट्स एक बार रिव्यू करे कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को क्या लगता है मेरे से क्या गलती हो रही है और मैं उसे कैसे करेक्ट कर सकती हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कभी इस पूरे 2 साल की जर्नी में कभी आपको ये भी लगा कि नीट बहुत टफ एग्ज़ाम है, पता नहीं मैं कर पाऊँगी, एक जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, ये हुआ क्या आपको?
हाँ मैम, वो तो हर ही किसी की प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है। जैसे भी मैंने आपको बताया 11th की स्टार्टिंग में मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगा था। ऐसे बीच में पीरियड्स आते रहे तो मेरे को लगा था कि नहीं हो पा रहा है मेरे से, कभी टेस्ट में नंबर कम हो जाए या कुछ हो जाए। तो ऐसे टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इंसान को डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरी लाइफ में आया, हर किसी की लाइफ में, टॉपर्स की लाइफ में भी आता है। बच्चे टॉपर्स को आइडियलाइज करते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम भी इंसान है, सब इंसान होते हैं, सबकी लाइफ में ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ नंबर कम हो जाता है या इंसान को अच्छा फील नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पे इंसान को बस डटे रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। जैसा मैंने बोला, सेल्फ मेडिटेट करके अपने थॉट्स गैदर करने चाहिए। मैं तो ये कर रही थी, जब मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा फील होता था तो मैं एक जगह जर्नलिंग कर लेती थी, उसे लिख लेती थी। तो क्योंकि हर चीज़ इंसान दूसरों को बता भी नहीं पाता है, तो अपने थॉट्स एक जगह लिख लेने से उसे थोड़ी मन की शांति मिल जाती है, उसके अंदर जो भी भरा हुआ होता है वो निकल जाता है। और अदर देन दैट पेरेंट्स से बात कर लेती थी। और जब एकेडमिकली बड़ा वो लगता था कि बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो मैं अपने टीचर्स के पास भी जाती थी। टीचर्स भी, अगर आप टीचर्स से डेली बेसिस पे बात करते रहे तो टीचर्स भी आपकी फिक्र करते हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं। राइट। अच्छा, ये तो देखिए ओवरऑल आपका जो कहना चाहिए एटीट्यूड है, नज़रिया है एक टॉपर का, कैसा पढ़ाई के प्रति, आपके एग्ज़ाम के प्रति कैसा होना चाहिए, वो आपने शेयर किया। अब मैं सब्जेक्ट की बात करती हूँ। बायोलॉजी में आपको 360 में 360 ना 100% मार्क्स आए। बायोलॉजी की पढ़ाई आपने कैसे की? क्या एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब पढ़ी? और चैप्टर्स पूरा डिटेल में बताइए, चैप्टर्स आपने कितने बार पढ़े? आप लिख के पढ़ती थी, याद करती थी, बार बार रिवाइज करती थी, कैसे माइंड में रिटेन करती थी? तो मैम सबसे पहले तो जब मैंने पहली बार पढ़ना शुरू किया था, सबसे पहले मैं कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, तो टीचर्स क्लास में पढ़ाते थे, नोट्स लिखवाते थे। तो मैं टीचर्स जब पढ़ाते जाते थे, नोट्स लिखवाते थे, मैं साइड बाय साइड नोट्स लिखती जाती थी, कॉपीज़ में डायग्राम बनाती जाती थी। तो घर जाने के बाद मैं उसी को एक बार, सबसे पहले तो जब मैं पढ़ना शुरू किया, मेरा ये रहता था मैम कि अगर मान लीजिए टीचर ने मेरे को आज एक टॉपिक पढ़ाया तो मैं उसी दिन उस टॉपिक को पढ़ लूँ अच्छे से, उसके क्वेश्चंस भी कर लूँ, ताकि मेरा वो टॉपिक सॉलिड हो जाए उसी दिन। तो जब टीचर ने क्लास में पढ़ाया तो नोट्स लिखवाए, घर आके मैं सबसे पहले तो वो नोट्स रिव्यू करती थी एक बार, फिर मैं उस टॉपिक को खोल के एनसीईआरटी से पढ़ लेती थी। एनसीईआरटी से पढ़ लेती थी और पढ़ने के अलावा एनसीईआरटी से समझ लेती थी। जो जो डाउट आते थे वो मैं लिख लेती थी कि हाँ मेरे को एनसीईआरटी पढ़ते वक्त ये डाउट आया, मैं अगले दिन सर से पूछ लूँगी, या आपस में हम लोग क्लासमेट्स फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते थे डाउट्स अपने। और उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगा लेती थी। तो सबसे पहले तो जब मैं कर रही होती थी तो मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाती थी। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया तो उसके मैंने क्वेश्चंस लगा लिए। तो ये तो हो गया पहली बार की पढ़ाई। ऐसे ही फिर हमारे टेस्ट होते रहते थे कोचिंग में, तो टेस्ट होते रहते थे तो मैं वो रिवाइज करती रहती थी। कोई बहुत, जैसे कि हमारा बायो में पोर्शन आता है अपना क्लासिफिकेशन वाला, एक आता है जिसमें हमें बहुत सारे एनिमल्स के नाम, प्लांट्स के नाम, उनके साइंटिफिक नेम याद करने रहते हैं। तो ये सब याद करने वाला मेरे को बहुत भूलता था। अपना एक बॉटनी में चैप्टर होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वो भी मेरे को बहुत भूलता था। तो ऐसी जो चीज़ें बिल्कुल रट्टा मारने वाली होती थी उनके मैं शॉर्ट नोट्स बना दी। जैसे कि एक पेज ले लिया, A4 शीट ले ली मैंने, उससे मैंने सब कुछ लिख दिया, तो ताकि मेरे को वो चैप्टर तो मैं रिवाइज करूँगी, साथ में वो शॉर्ट नोट्स में अलग से रिवाइज कर लेती थी, ताकि जो बिल्कुल रटने वाली चीज़ है वो मैं बार बार पढ़ती रहूँ। और कोई छोटी छोटी चीज़ें जो भूलने वाली होती थी, मैं आजकल स्टिकी नोट्स आते थे, मैं स्टिकी नोट्स पे उनको टेबल के सामने लगा लेती थी। अच्छा। इन सब चीज़ों के टेक्निक्स का मैंने बहुत यूज़ किया, तो इससे मेरे को बायो याद करने में बहुत हेल्प हुई है। स्टिकी नोट्स तो मैम ऐसा था कि एंड तक आते आते मेरी पूरी दीवार भर गई थी बायो की स्टिकी नोट्स मेनली, क्योंकि उनसे बहुत हेल्प होती है। क्योंकि बायो में इंसान छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता है, तो वो याद रखने में बहुत हेल्प होती थी। तो ऐसा होता रहता था। तो अपना मैं टेस्ट के फॉर्म, जब टेस्ट आते थे मैं तभी रिवाइज करती थी। ऐसे मैं, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में करंटली उसे छोड़ के पीछे का रिवाइज करना मुझे सही नहीं लगता था, क्योंकि फिर जो पढ़ाया जा रहा है वो छूट जाएगा। तो टेस्ट जब आते तब मैं रिवाइज कर लेती थी उसे। फिर जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हमारे कोचिंग में रिविजन प्रोग्राम्स हुए थे, तो उनमें मेरा चैप्टर रिवाइज होता रहा। तो उनमें मेरा अटेम्प्ट ये रहता था, जैसे पहली बार पढ़ते वक्त तो मैंने अपनी कोचिंग का मॉड्यूल नहीं पढ़ा था, बट वो मैंने एक ही बार पढ़ा। नोट्स भी टीचर्स के मैंने एक बार रिवाइज करे। उसके बाद मेरा मेन टारगेट एनसीईआरटी रहता था। मेरा यही टारगेट था कि मैं एनसीईआरटी जितनी बार ज़्यादातर पढ़ सकूं उतना अच्छा है, क्योंकि मैम नीट जैसा एग्जाम में कोई बहुत एडवांस कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आता है। बेसिक जो एनसीईआरटी में उसी पे आता है, बट हम लोग कभी कभार एनसीईआरटी ही भूल जाते हैं।
क्योंकि हम भी इंसान से ही गलती होती है। तो मैं ये मेक श्योर कर दी थी कि मैं एनसीईआरटी जितनी बार हो सके उतनी बार पढूं। उसकी कोई लिमिट नहीं है कि किसी ने बोल दिया 7 बार पढ़ो 8 बार पढ़ो तो मैं उतनी बार पढूं। मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ सकती हूँ मैं उतनी बार पढ़ूंगी। मैं पढ़ती थी तो मैं अंडरलाइन कर लेती थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर मेरे से पेपर में कोई गलती हुई तो मैं एनसीईआरटी में उसे एनोटेट करके लिख लेती थी, ताकि मेरे को अगली बार जब मैं एनसीईआरटी पढूं तो मुझे ये भी याद आ जाए कि हाँ मेरे से इस टॉपिक में ये गलती हो चुकी है पेपर में, ताकि मैं वो गलती रिपीट ना करूँ। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाती रहती थी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैम काफ़ी पोर्शन ऑफ पेपर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से आपका कवर हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना वो मैं टॉपिक वाइज नहीं लगाती थी, वो मैं पूरे चैप्टर के साथ में लगाती थी। टॉपिक वाइज क्वेश्चन में लगाती रहती थी, बट जब मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता था तब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाती थी एक टेस्ट की तरह, कि मैं अपना एक सेल्फ असेसमेंट कर लूँ कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा, अब मेरे को उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अच्छा, आपने प्रीवियस कितने साल के लगाए सवाल? मैम फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मैंने अच्छे से लगाए। बायो में मेरा ये मानना है कि 2005 के पहले के थोड़े इररिलेवेंट हो जाते हैं, तो उनसे मैंने थोड़ा पहली बार में लगाए थे, बार उनको रिपीट नहीं किया। वरना फिजिक्स केमिस्ट्री में तो उनसे भी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री लास्ट 15 साल तो मान ही लेना। बिल्कुल लास्ट 15 साल के तो लगाने ही लगाने चाहिए। अच्छा जी। तो अच्छा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाते हैं तो जैसे आप जो प्रैक्टिस कर रही थी तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रही हैं और आपने देखा 4 ऑप्शन है, कई बार ऐसा होता होगा आपको दोबारा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, अरे ये बात क्लियर नहीं हुई, ऐसा होता था? बिल्कुल होता था मैम। और ये तो मैं अच्छा मानती थी कि मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ और मेरे को क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आया, डाउट हुआ तो अच्छा है, मेरे को अभी डाउट हो गया, नीट के पेपर में डाउट नहीं हुआ। तो मैं कोई टॉपिक अगर मान लीजिए मेरा फंस जाता था तो फिर मैं तभी के तभी उसकी एनसीईआरटी खोल के पूरा चैप्टर तो नहीं, बट जिस टॉपिक का क्वेश्चन मेरे से फंसा मैं वो टॉपिक दोबारा पढ़ लेती थी। और फिर मैं देखती थी कि हाँ मैंने टॉपिक पढ़ लिया, अब मेरे से क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर तब भी दिक्कत आती थी तो फिर मैं टीचर्स के पास डाउट लेके जाती थी। अच्छा, वैसे ओवरऑल पूछे बरीरा, तो ये आपने एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक को कितने बार पढ़ लिया होगा? अब तो एकदम रट गई होगी, कोई आए पूछे फटाफट बता देंगे, कितने बार पढ़ लिया होगा? मैम अगर मैं पूरा स्टार्टिंग से काउंट करूँ तो आराम से 7-8 बार तो हो गया होगा। अच्छा जी, उसके ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट एक रफ 7-8 बार मैं कह सकती हूँ कि पढ़ लिया। अच्छा, एक तरह से कहें कि बायो एकदम आपके दिमाग में छप गई होगी, जब इतने बार इंसान पढ़ रहा है तो टॉपिक्स वर्ड्स कैसा मतलब लगता है कि हाँ सब कुछ ब्रेन में स्टोर हो गया है, कैसा होता है ये? हाँ मैम लगता तो है, बट तब भी एनसीईआरटी ऐसी किताब है ना कि कभी हर बार पढ़ो कुछ ना कुछ लगता है कि यार ये तो नया मिल गया मुझे, ये तो मैंने देखा नहीं था। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इंसान, क्योंकि हम लोग इतना सारा पढ़ रहे होते हैं ना, इतने सारे चैप्टर्स होते हैं कि कभी कभार इन्फॉर्मेशन ओवरलैप करती है, इंसान पहले का भूल भी जाता है। इसीलिए बार बार पढ़ते रहना, अगर इंसान को लग भी रहनी में दिमाग में बायो की एनसीईआरटी छप गई है तब भी इस भ्रम में नहीं रहना है, हमें बार बार पढ़ते रहना। अगर मेरे को टाइम मिल रहा है, मैंने बोल दिया 7-8 बार मैंने पढ़ी, तो ये नहीं सोच लेना है बच्चों को कि नहीं 7-8 बार पढ़ी, 8 बार पढ़ के मेरा हो गया। अगर बच्चों को टाइम मिल रहा है 9 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। जितनी बार रिपीटेड रिविजन हो। लास्ट पीरियड ऑफ प्रिपरेशन में मैम हम लोग को यही बहुत इंपॉर्टेंट बात रियलाइज़ हुई कि जितना मान लीजिए एक हफ्ते में मैंने मंडे को एक चैप्टर पढ़ा, ट्यूसडे को दूसरा चैप्टर पढ़ा, वेडनेसडे को तीसरा पढ़ा, तो थर्सडे को मैं चौथा चैप्टर पढ़ने से अच्छा 3 रिवाइज कर लूँ। अच्छा, तो वो मेरे लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, रिवीजन बहुत बेनिफिशियल ये नहीं पढ़ते जा रहे हैं। जी, ऐसी कई चीज़ें होती हैं बायो में, केमिस्ट्री में, जो हम लोग को इनिशियल फेज में लगता है कि यार ये तो मेरे से याद ही नहीं हो रही। जैसे कि अपना केमिस्ट्री में एक चैप्टर है पॉल्यूशन पे बेस्ड है, उसमें पीपीएम पीपीबी में डेटा है, वो याद नहीं होता बच्चों को, मुझे भी नहीं याद होता था, बट लास्ट के पीरियड में अपने आप याद हो गया था। और उसका रीज़न यही था कि उस पर बार बार सवाल आता रहता था टेस्ट में, तो हम लोग बार बार खोल के टेबल पढ़ते रहते थे पूरी। इतनी बार हमने टेबल पढ़ी कि अपने आप उसे याद हो गई। तो फिर ये रिपीटेड रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब बरीरा आप नीट का एग्ज़ाम देने गई, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, तो जब आपने बायो का देखा तो लगा अरे तो सब कुछ आता है, क्या फीलिंग थी, क्या वो? मैम मैं पूरा पेपर पहले देखती नहीं थी, मैं तो सीरियल वाइज अटेम्प्ट करना, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि अगर मैंने पूरा पेपर पढ़ा पहले, क्योंकि रीडिंग टाइम नीट में अलग से नहीं मिलता। तो अगर मैंने पूरा पढ़ा तो ऐसा ना हो कि मेरा एक पेपर के बारे में एक नज़रिया बन जाए, मैं उसी नज़रिए से पेपर करूँ। मेरे को नहीं क्वेश्चन आते होंगे तो मैं डर जाऊँगी, मेरे को आते होंगे तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊँगी। तो मैं एक क्वेश्चन एट अ टाइम लेके चलती थी, क्वेश्चन पढ़ती थी और 4 ऑप्शन पढ़ती थी। 4 ऑप्शन पहले मैं ये नहीं करती थी, पहले इसीलिए मेरे से बहुत मिस्टेक्स होती थी, क्योंकि मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ती थी। मैं क्वेश्चन पढ़ के एक्साइटेड हो जाती थी कि अरे ये तो मेरे को आता
है, और फिर मैं ओवर कॉन्फिडेंस में गलती से ऑप्शन टिक करके आ जाती थी। पहले एक ऑप्शन पढ़ के मैं खुश हो गई कि ये तो आता है, और वो टिक करके आ गई। तो ये मिस्टेक एस्पिरेंट्स को नहीं करनी है, चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और फिर करना है, और एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन पे अटेंशन फोकस करनी है। क्योंकि पेपर में क्या होता है मैम कि ऐसे साइड बाय साइड क्वेश्चन लिखे होते हैं, तो कई बार इंसान एक्साइटेड तो उसको एक टाइम पे दो क्वेश्चन पे दिमाग चल रहा है कि कर लिया क्वेश्चन, अगले पे बड़े पीछे वाले के भी दिमाग में चल रहा है कि इसका ये था, इसका ये था, और अब क्वेश्चन पढ़ भी रहे हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, एक टाइम पे अपनी सोल अटेंशन एक क्वेश्चन को देनी है। अच्छा, आपने जो इस पेपर में पहले बायो अटेम्प्ट किया था? जी, मैंने पहले बायो अटेम्प्ट किया था। अब मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं पहले बॉटनी करती थी, फिर जूलॉजी करती थी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। मैम ये मेरा मानना है कि ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, हर किसी के लिए सेम नहीं वर्क करती। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि जो इंसान को अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग लगता है, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग लगता है कि ये करके मुझे कॉन्फिडेंस आता है, वो पहले करना चाहिए। जिसको फिजिक्स बहुत अच्छी, मतलब फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको लगता है कि फिजिक्स पहले करके मेरा फ़ायदा है, तो उसे फिजिक्स पहले करनी चाहिए। ये कोई सेट टॉपर्स कोई भी नहीं बता सकता कि पहले बायो करो या पहले केमिस्ट्री करो, वो ये बच्चा खुद पेपर। पहले बायो अटेम्प्ट किया? जी, मैंने पहले बायो अटेम्प्ट किया। और जब जैसे जैसे क्वेश्चन आप बढ़ती गई, आपको लगा तो सारे आते हैं? जी, जैसे जैसे बढ़ती गई थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता था मेरा। मैम बायो पहले करने का यही रीज़न था कि बायो में कम टाइम लगता है, केमिस्ट्री फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगता है। तो बायो अगर मैंने एक बार कर लिया तो बायो अपने 180 क्वेश्चन, जिसमें 90 बायो के होते हैं बॉटनी जूलॉजी मिला के, और फिर 90 फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के होते हैं। तो मैंने 90 क्वेश्चंस कर लिए, तो मेरे को ये लगता था हाँ मेरा आधा पेपर हो गया है। तो उससे मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ मेरा आधा पेपर हो गया, मेरा सिर्फ आधा बचा है। तो इसलिए मैं बायो पहले करती थी, क्योंकि वो कम टाइम में आती थी, उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता था। अच्छा, बायो का जब आपने पूरा, अच्छा बायो में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा, कोई और एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ी? मैम एक्स्ट्रा बुक्स तो मैंने नहीं पढ़ी। जैसा कि मैंने बताया था कि जब मैं पहली बार बायो पढ़ी थी तो मेरे को अपने कोचिंग में आकाश के जो मॉड्यूल्स मिले थे, मैं वो मॉड्यूल्स से पढ़ लेती थी। अदर देन दैट मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं खरीदी। मैंने एमटीजी की फिंगर टिप्स वगैरह खरीदी भी थी, बट मेरे को उसे पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाया। टाइम बहुत कम होता है नीट प्रिपरेशन में मैम, तो इससे 10 जगह से वही चीज़ पढ़ने से अच्छा एक जगह से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, उसे 10 बार पढ़ लो। अच्छा बरीरा, ये बताओ, बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग नहीं जाते हैं, अगर वो, आपका क्या सजेशन है कि अगर वो एनसीईआरटी की बुक को 10 बार पढ़े, जो उनकी कैपेसिटी हो, उसको पढ़ लिया और लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चंस लगा लिए प्रीवियस ईयर के, तो क्या वो सफिशिएंट है? वो बिल्कुल सफिशिएंट है। बट मैम ये बात है कि लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चन लगाने का मतलब ये है कि अगर मैंने आज क्वेश्चन लगाया तो एक महीने बाद को मेरे को वो क्वेश्चन दे, तो मेरे से वो क्वेश्चन होना चाहिए, मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि इंसान ने मान लीजिए 50 क्वेश्चन लगाए, 50 में से उसके 40 सही हुए, 10 गलत हुए, तो 10 क्वेश्चन पे वो सर्कल लगा लिया, कुछ मार्क कर ले, ताकि जब वो रिवाइज करे तो उन 10 क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा ध्यान दे सके कि हाँ मेरा ये पिछली बार गलत हुआ था। तो ऐसे अपने एरर्स को एनालाइज करते रहना, अपनी गलतियों को समझते रहना, उन पर वर्क करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई बच्चा कोचिंग नहीं जा रहा है तो एनसीईआरटी पढ़ के और अपने क्वेश्चंस करके आराम से अच्छा स्कोर कर सकता है। बस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, एनसीईआरटी को भी ध्यान से पढ़ना है, और अपना पूरा डिवोशन लगा के पढ़ना है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है? मैम मेरे अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई भी टीचर, मैम टीचर्स सब अच्छे होते हैं और टीचर्स सब सेम कंटेंट पढ़ाते हैं। वो कोई भी टीचर कोई नई कथा नहीं बता देगा, कोई नई चीज़ नहीं ले आएगा, कोई भी मसीहा नहीं होता है। हाँ। बच्चे का अगर पढ़ाई में 75% रोल मैं कह सकती हूँ सेल्फ स्टडी का है। अच्छा जी, बहुत बड़ा रोल है सेल्फ स्टडी का। इंसान जितना टाइम सेल्फ स्टडी को देता है, क्योंकि टीचर सिर्फ पढ़ाता है, उसे समझने का काम बच्चे का होता है। ये समझने का काम, कई बच्चे, मेरे लिए भी ये था कि क्लास में मैं समझ लेती थी, बट जब तक मैं उसे सेल्फ स्टडी में दोबारा ना पढ़ लूँ, मेरा वो कंसेप्ट पक्का ही नहीं हो पाता था। ऐसे तो क्लास में मैंने पढ़ा, मेरे को लगा हाँ मुझे समझ आ गया, मैंने छोड़ दिया, फिर मैं भूल गई। ये होता था मेरे साथ। इसलिए मेरे को सेल्फ स्टडी में उसे टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बरीरा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि 75% रोल आपकी सेल्फ स्टडी का, क्योंकि मैं इसलिए पूछा कि बहुत सारे बच्चे मैम कहाँ से पढ़ लें, कैसा टीचर होना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ आप जैसे बरीरा कह रही, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सारे स्टूडेंट्स को ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपने कैसे इसको गेन किया, आपने कैसे इसको प्राप्त किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 75% रोल आपका सेल्फ स्टडी है। अगर आपके पास वही एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, अगर आप उनको बहुत शिद्दत से लगाते हैं तो आप डेफिनेटली विदाउट कोचिंग भी आप इसको अचीव कर सकते हैं। अच्छा बरीरा, बाकी 2 सब्जेक्ट, अब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँगी, उसकी पढ़ाई कैसे की? फिजिक्स की बताएं। फिजिक्स में आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा, कुछ और पढ़ा? मैम फिज़िक्स में मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, बट मैम फिज़िक्स की जो एनसीईआरटी अपनी है वो काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल है। तो अगर मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी ना भी पढ़े
बट उसे फिजिक्स आती हो तो उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। मैं फिजिक्स जब पढ़ती थी तो फर्स्ट टाइम मैं यही करती थी कि टीचर क्लास में पढ़ाते थे, नोट्स बनाती थी, नोट्स को मैं टीचर से बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं फिजिक्स में टीचर का रोल है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी सी अलग तरह की साइंस है। वो हमें नेचुरली नहीं आती, वो हमें सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगी, वो हमें समझनी पड़ेगी। तो उसमें टीचर से रेजोनेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर जो बात बोल रहा है उसे सिर्फ लिखना नहीं है, उसे समझना है मुझे, ताकि मैं उसके कंसेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई कर पाऊँ। तो फिजिक्स में टीचर से समझना और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाना, जैसे कि कहते हैं ना कि इमारत की नींव जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अपने कंसेप्ट्स का बेस स्ट्रांग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स तो रोज इंसान को प्रैक्टिस करनी है, एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए नीट एस्पिरेंट की लाइफ में कि फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं किया। क्या कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी के अलावा? मैम मैंने तो नहीं पढ़ी थी, बट वही है, फिजिक्स में मैंने कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़े थे अपने। तो एनसीईआरटी मैम, एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही पैराग्राफ फॉर्म में लिखी है। तो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी का उतना रोल नहीं है, वो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे देती है, आपका कंसेप्ट बिल्ड कर देती है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए क्या करें? प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए क्वेश्चन सॉल्व करे बच्चा, वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगर नहीं कुछ आ रहा तो आप फिजिक्स टीचर की हेल्प ले लें। फिजिक्स टीचर की हेल्प ले लें, बिल्कुल। फिजिक्स टीचर की हेल्प लेने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि फिजिक्स टीचर आपको क्वेश्चन करने का, मैम क्योंकि क्वेश्चन करने के भी 10 तरीके हो सकते हैं। एक बहुत लंबा तरीका हो सकता है कि एक पेज में आंसर है, और एक 2 लाइन का तरीका भी हो सकता है। तो ये चीज़ इंसान को टीचर ही बता सकता है कि आप 2 लाइन के तरीके पे जाओ। अच्छा, और मैं नीट के एग्जाम में टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पता लगा एक ही क्वेश्चन में लगे हुए हैं, आपका टाइम निकल गया। जी जी। तो फास्ट कैसे सॉल्व करें? मैम सबसे पहले तो फास्ट सॉल्विंग प्रैक्टिस से आती है। जैसा कि मैंने बोला, इंसान को फिजिक्स के क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स ये सब रोज़ के रोज़ सॉल्व करने हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपने न्यूमेरिकल नहीं किया, रोज़ के रोज़ सॉल्व करने हैं। बच्चे को कैलकुलेशन मिस्टेक्स में प्रॉब्लम आती है, बच्चों से कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के साथ जाएंगी। और मैं ये करती थी कि मान लीजिए मैं फिजिक्स कर रही हूँ, ये मेरा फाइनल एग्जाम में मेरे साथ हुआ और मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक बार ट्राई किया या 2 बार नहीं, मैंने छोड़ दिया वो क्वेश्चन वहीं के वहीं। फिर मैंने पूरा पेपर कर लिया, जो क्वेश्चन मैंने OMR सब फिल कर ली, उसके बाद मेरे पास टाइम बचा, फिर मैं उस क्वेश्चन पे आई। अपना एक फिजिक्स में इस साल भी ऐसा एक क्वेश्चन था जो मेरे को नहीं आया था, मेरे को लग रहा था ये क्वेश्चन तो मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, बट मैंने पूरा पेपर कर लिया। उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आई तो अपने आप मुझे दिख गया कि हाँ मेरे से इसमें भी रीडिंग मिस्टेक हो रही है, मैंने ध्यान से पढ़ा तो मेरे से वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये बहुत होता है मैम कि जब बच्चा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता है तो उसके दिमाग में एक तरीका आता है, ज़रूरी नहीं है वो तरीका सही हो या गलत हो। तो वो तरीका गलत होता है तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि 2 बार मैंने सॉल्व कर लिया नहीं आया, तो ऐसे पे उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब इंसान उसी पॉइंट पे बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो उसके दिमाग में सेम वही तरीका बार बार आएगा। जबकि अगर वो पूरा पेपर करने के बाद एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से उस क्वेश्चन को सोचेगा तो हो सकता है दूसरा तरीका आ जाए, वो तरीका सही हो। मैम केमिस्ट्री तो बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है, उसमें हर चीज़ आ जाती है, रटना, याद करना, समझना। तो मैं तीनों का अलग अलग बता देती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री जो थी मेरी, उसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट, फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी हद तक फिजिक्स से सिमिलर है, तो इंसान को टीचर से बहुत अच्छे से समझना है और अपने कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से बिल्ड करने हैं। फॉर्मूलाज बिल्कुल रटे होने चाहिए इंसान को। मैं फॉर्मूलाज अलग से पेज पे लिख लेती थी A4 शीट पे, क्योंकि वो भी याद करने वाला होता था, तो वो मैं अलग से लिख लेती थी। और उसको फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी से जितनी, एक अपना में इक्विलिब्रियम आता है, pH कैलकुलेट करने का आता है, ये सब चीज़ों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंसान प्रैक्टिस कर सकता है उससे सीखता है। क्वेश्चन से सीखना, जैसे कि ज़रूरी नहीं है इंसान सब पढ़ के सीख जाए, टीचर से सीख जाए। इंसान क्वेश्चन करे, क्वेश्चन गलत हुआ, क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखे, उससे अपनी नॉलेज में ऐड करे, कंसेप्ट ऐड करे, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। बाकी जहाँ तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, प्योरली एनसीईआरटी, चाहे जेई हो, एनसीईआरटी, नीट हो, कोई भी एग्जाम हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आती है। जी, और एनसीईआरटी बहुत डिटेल्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आजकल एक एक लाइन से सवाल आ जाता है, तो नीट एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस है कि एक एक लाइन इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी की बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, जितनी बार हो सकता है उतनी बार पढ़ें। मैंने भी लास्ट के डेज में अपने बायो रिवाइज की थी और इनऑर्गेनिक की रिवाइज की थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जितनी बार हो सकता है उतनी बार पढ़ें। जो ट्रेंड्स होते हैं अपने में, ऑर्डर्स होते हैं, मैं उनको अलग से A4 शीट पे लिख लेती थी, सब याद करने वाला मैं अलग से लिख लेती थी। तो ट्रेंड्स और ऑर्डर्स, कई लोग ग्राफ्स की हेल्प से पढ़ते हैं, अपने ग्रुप्स में ऑर्डर्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनके लोग ग्राफ बना लेते हैं, निमोनिक्स बना लेते हैं। तो ये पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है, ग्राफ्स बना लो, निमोनिक्स अपने इंसान बना ले, या फिर आजकल तो यूट्यूब है, इतने सोर्सेज हैं, सबसे निमोनिक्स इंसान को बड़े क्रिएटिव निमोनिक्स लोग बना लेते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत याद रहती हैं। मैंने तो ये देखा है कि इंसान को
याद रखने की कोशिश, जैसे कि इनऑर्गेनिक में भी एक चीज़ होती है कि रट्टा मार लिया इंसान ने, रट्टा मारना 1-2 टेस्ट के लिए काम कर जाएगा, बट जब आपको लॉन्ग टर्म चीज़ याद रखनी है तो उसका कोई ना कोई फ़नी तरीका बना के, निमोनिक बना के, ग्राफ बना के याद करो तो वो लंबे पीरियड के लिए याद रहती है, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। और फिर जहाँ तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंसान को शुरू से पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जीओसी से, फिर आता है हाइड्रोकार्बन, हैलो एल्केन, अल्कोहल आता है, और फिर अपना एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब चैप्टर्स आते हैं। तो इंसान ये नहीं कर सकता कि वो फाइनल चैप्टर पे है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब उसका बेस नहीं स्ट्रॉन्ग है। तो उसको शुरुआत से, जहाँ से हमें नाम लिखना सिखाते हैं कंपाउंड का, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना है। वहाँ से अगर इंसान ने अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कई लोगों को बहुत डर लगता है, बट बहुत आसान है। और नीट एग्ज़ाम में जितनी भी रिएक्शन आती है सब एनसीईआरटी की रिएक्शन आती हैं। तो मैंने तो यही किया था कि मैंने एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस को, कई रिएक्शंस के स्पेशल नेम भी होते हैं, वो सब बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने उनको अलग से A4 शीट पे रिएक्शंस लिख ली थी, उनके कैटलिस्ट के साथ प्रॉपरली एरो बना के सारी रिएक्शंस एक अलग से लिख ली थी, और मैं उन्हें रिवाइज़ करती रहती थी। और बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स कोर्स से डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और उसके सवाल लगाते रहना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद सवाल लगाते हैं। मेरे हिसाब से ये करना बिल्कुल गलत है। इंसान एक टॉपिक पढ़े, जैसे इंसान ने पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के सवाल लगाए, रेजोनेंस पढ़ा, रेजोनेंस के सवाल लगाए, ऐसे एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाते रहेंगे, और फिर पूरा चैप्टर हो जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, अपने को टेस्ट कर लो। इससे इंसान के कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं। पूरा चैप्टर करने के बाद अगर वो क्वेश्चन करता है तो कभी कभार इंसान से वो मिस हो जाता है, और मिस हो जाने से सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि उसे अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसे लगने लगता है लो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा और अब मेरे से तो सवाल भी नहीं हो रहा, मैं तो बेकार हूँ। ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए इंसान को, इसलिए इंसान को पढ़ते रहना चाहिए, टॉपिक वाइज सवाल लगाते रहना चाहिए। अच्छा बरीरा, ये बताओ कि जैसे आपने जब एग्जामिनेशन हॉल में थी, क्या आपने बिफोर टाइम कर लिया था कि लास्ट में लगा बहुत जल्दी करना है? मैम नीट का एग्ज़ाम में तो ये भी होता है कि सब कहते हैं 3 घंटे 20 मिनट का एग्ज़ाम है, ये थोड़ा सा गलत है, ओपिनियन है, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में जितना भी अटेंडेंस शीट होती है, OMR होती है, उससे फ़ोटो लगानी होती है, थंबप्रिंट लगाना होता है 2-3 जगह, वीडियोग्राफी होती है, ये सब उसी 3 घंटा 20 मिनट में होता है। कुछ भी पहले से एडवांस में नहीं करके रखते, चाहे आप कितने भी पहले से जाकर एग्ज़ाम सेंटर पर बैठ जाओ, तो 20 मिनट तो इंसान को हटा ही देना चाहिए। इंसान की आदत होनी चाहिए थोड़ा सा बिफोर टाइम पेपर कंप्लीट करने की। तो मेरा तो वैसे जनरली बिफोर टाइम पेपर हो जाता था 5-10 मिनट, बट नीट के दिन मेरा एग्जैक्टली ऑन पॉइंट पेपर खत्म हुआ था। मैं कह सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा रहे होंगे, उसके बाद मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं था। तो नीट जैसे एग्जाम में तो इंसान को बहुत प्रिपेयर्ड होकर जाना चाहिए। इसीलिए मैम ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान फिजिकली जाके, कई लोग आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे टेस्ट दे देते हैं नीट के, वो बिल्कुल सही नहीं है। इंसान को फिजिकली जाके OMR भरते हुए पूरे, मतलब जैसे कि कोचिंग्स टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं या कहीं भी टेस्ट होते हैं तो बहुत सारे बच्चे साथ में बैठ के देते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में टेस्ट देना चाहिए जिससे उसको समझ में आएगा कि हाँ मेरे को 3 घंटा बैठने में दिक्कत हो रही है, मेरे को इन्विजिलेटर से डर लग रहा है, या इस तरह की बातें तभी समझ में आएंगी जब वो जाके एग्ज़ाम देगा। तो जाकर एग्ज़ाम देना और टाइमली एग्ज़ाम देना, अपने को टाइम करके। ये नहीं कि फिजिक्स कई बच्चे कहते हैं घर पे पेपर लगा रहे हैं, घर पे भी अगर पेपर लगा रहे हैं उसमें भी इंसान टाइम देके कर सकता है। हर कोई कोचिंग नहीं जा पाता, मुझे पता है, तो अगर कोई घर पे भी पेपर डाउनलोड करके लगा रहा है तो उससे भी टाइम लगा है। ये नहीं कि फिजिक्स किया 1 घंटा फिर अपना उठ गए, आराम से खाना खा के आए, फिर केमिस्ट्री करने बैठ रहे हैं। 3 घंटे 20 मिनट मतलब 3 घंटे 20 मिनट, कोशिश तो 3 घंटे की करनी चाहिए, बट शुरुआत इंसान 3 घंटे 20 मिनट से कर सकता है, धीरे धीरे अपना टाइम मैनेज करेगा। तो उसका टाइम सेट कर लिया, टाइमर लगा लिया उसने, सामने क्लॉक स्टार्ट कर ली कि हाँ मैंने 1 बजे पेपर शुरू किया, 1 बजे पेपर शुरू किया मैंने, तो 2, 3, 4 और ऐसे 3 घंटा 20 मिनट बाद ही मेरे को पेपर स्टॉप कर देना है। उसके बाद मेरे को 5 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लेने हैं। मतलब आप कह रही कि टाइम मैनेजमेंट और स्पीड बहुत मायने रखती है। बहुत मायने रखती है। आपने बहुत तैयारी की लेकिन आपकी स्पीड नहीं है, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं तो फिर आप वही, कितना भी इंसान को आता हो, अगर वो 3 घंटा 20 मिनट में वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो उसकी सारी तैयारी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए टेस्ट देते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी प्रिपरेशन पीरियड का एक बहुत बड़ा फ़ायदा रहा है कि मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिए हैं, 720 वाले टेस्ट भी दिए हैं। तो इन सब से मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था, मेरी आदत सी हो गई थी। लास्ट में मैम इतने टेस्ट
हो गए थे हमारे कि मेरी बहुत नेचुरल सी आदत हो गई थी। और कोशिश करना चाहिए कि इंसान उसी टाइम पे टेस्ट दे, जैसे 2 से 5:20 तक टेस्ट दे, तो हमारा नीट होता है 2 बजे से स्टार्ट, तो तभी से अपना पेपर से स्टार्ट करने की आदत में होना चाहिए। मतलब वो इन्वायरमेंट, वो फीलिंग भी आपके अंदर है कि हाँ ये नीट का पेपर मैं दे रही हूँ। क्योंकि मैम ये वाला जो पीरियड होता है ना, इसमें इंसान को नींद नहीं बहुत आती है, इंसान खाना खा के बैठा होता है तो अच्छा माहौल हो तो अपनी नींद आ जाती है आराम से। तो शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, मेरे को पेपर में नींद आती थी, सब होता था मेरे साथ। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही गया है, जब मैं रोज़ रोज़ पेपर लगाया उसी टाइम में, तो मेरे को रियलाइज हुआ मुझे नींद आ रही है, तो मैंने उस पर वर्क अपॉन किया और धीरे धीरे अपने आप मेरी बॉडी अडेप्ट हो गई। तो ये सब बातें इंसान को शुरू में लगता है ये क्या छोटी छोटी बातें हैं, ये तो हो जाएगा पेपर के दिन। इंसान जो जो एडवांस में प्रिपेयर करके रख सकता है ना, वो प्रिपेयर करके रखे। अच्छा बरीरा, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी रही है, स्ट्रैटेजी भी आपने बहुत अच्छे से डिस्कस की है, और एग्ज़ाम में नेचुरली अब इससे ज़्यादा कोई स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि नीट में अगर आपके 700 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो समझ लीजिए फिर इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद कोई बच्चा कर सकता है। अच्छा, जब आप ये पूरा एग्ज़ाम देकर आई, आपका रिज़ल्ट आ गया, आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, ओवरऑल आप अगर जब इस एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम पैटर्न को रिव्यू करती हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को देखती हैं, कोई ऐसी मिस्टेक जो आपको लगता है कि बच्चों को नहीं करनी चाहिए, जो आप शेयर करें तमाम स्टूडेंट्स, अभी फिर नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो क्या गलती नहीं करनी चाहिए? हाँ, एक गलती मैंने अपने प्रिपरेशन पीरियड में बहुत बार की है, वो मैं सबको एडवाइस करूँगी। इनफैक्ट 1 या 2 गलतियाँ मैं बता देती हूँ। सबसे पहले गलती तो एक कि मैं कई बार, हमारी मतलब 11th काफ़ी हद तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रिपेयर चली थी, क्योंकि तब कोविड के थोड़े टाइम्स थे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है मैम। मतलब इंसान यूट्यूब में अपना टाइम वेस्ट कर सकता है, कहीं भी टाइम वेस्ट कर सकता है, तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। इंसान को अगर लग रहा है ना कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो उसे फ़ौरन उस पर एक्शन लेना चाहिए। मैंने अपने यूट्यूब पे टाइम लिमिट लगा रखी थी, और उसका पासवर्ड मैंने अपनी छोटी बहन को दे रखा था कि मेरे को नीट से पहले बिल्कुल नहीं बताना है इसका पासवर्ड। तो मेरी एक 15 मिनट का 20 मिनट का मेरे को रोज़ यूट्यूब का टाइम मिलता था। उसके अलावा मैं अगर मान लीजिए मेरे को पढ़ने के लिए चाहिए होता था, तो मैं किसी और डिवाइस से, पेरेंट्स का डिवाइस लेके कर लेती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि आजकल पढ़ने के भी लोग यूज करते हैं। बट ये नहीं करना चाहिए बच्चों को अपने, अगर बच्चा ऐसा कर रहा है कि पढ़ने के नाम पे पेरेंट्स से डिवाइस ले रहा है और फिर उसको कहीं और पढ़ने के अलावा किसी और डिस्ट्रैक्शंस के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया वगैरह के लिए, तो बच्चा पेरेंट्स से नहीं, बच्चा खुद को चीट कर रहा है। वो बिल्कुल अपने से बेईमानी कर रहा है, क्योंकि एग्जाम उसका है। नीट एग्जाम देके पेरेंट्स या उसके या टीचर्स या दोस्त तो डॉक्टर बनेंगे नहीं, वो खुद डॉक्टर बनेगा, उसकी खुद की लाइफ सेट होगी। तो ऐसे अपने से बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी। और दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, ये मैंने बहुत बार किया और इसके मेरे को बड़ा रिग्रेट होता है, कि इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना चाहिए। इंसान, हम लोग जब जाते हैं, हम लोग अपने दोस्तों को पढ़ते देखते हैं, तो इंसान को लगता है यार ये तो ऐसे पढ़ रहा है, ये इतने अच्छे से पढ़ रहा है, ये तो एनसीईआरटी के ऊपर का पढ़ रहा है, ये एनसीईआरटी इतना टाइम दे के पढ़ रहा है, मैं तो कम टाइम दे के पढ़ती हूँ, मैं इतना एक्स्ट्रा नहीं पढ़ती हूँ। ये सब मेरे थॉट्स दिमाग में इतने ज़्यादा आते थे, और फिर मैं अपने पढ़ने का तरीका चेंज करने की कोशिश करती थी। और जब जब मैंने अपने तरीके से हटने की कोशिश की है, तब तब मेरे को नंबर में ड्रॉप दिखा है। अच्छा। तो इंसान को अपना एक तरीका शुरू के टाइम में एक्सपेरिमेंट करके अपना एक तरीका फिक्स कर लेना चाहिए कि हाँ मेरे लिए ये तरीका वर्क कर रहा है, और फिर उस तरीके पे बिल्कुल पत्थर की लकीर लेके चलना है उसे। फिर हमें डाइवर्ट नहीं होना है कि हाँ क्लास का टॉपर तो ऐसे पढ़ रहा है और ये बच्चा तो एनसीईआरटी में 1-1, 2-2 घंटे लगा रहा है, मैं तो सिर्फ आधे घंटे में पढ़ लेती हूँ, और मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही, मुझे इतने एडवांस कंसेप्ट नहीं आ रहे, मैं इतना विजुअलाइज नहीं कर पा रही हूँ फिजिक्स के डायग्राम्स। ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है, अपने तरीके से वर्क करना है। और अपना तरीका, इंसान को राइट तरीका कब पता चलेगा, जब वो एक्सपेरिमेंट करेगा तरीक़ों से और उनसे वर्कआउट करके उसके पेपर में नंबर उसे अच्छा आते दिखेंगे, तो इंसान को समझ जाना चाहिए कि हाँ ये मेरा तरीका है, ये मेरे लिए वर्क कर रहा है, और मेरे को इसी तरीके पे वर्क करना है, उसी को इम्प्रूव करना है। इंसान अपने तरीके को इम्प्रूव हमेशा कर सकता है, कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, हर कोई अपने तरीके में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता है। बट अपने तरीकों को ड्रास्टिकली चेंज करना, जैसे कई बार मैं देखती थी बच्चे लिख के पढ़ रहे हैं, मेरे को लगता था यार ये बड़ा अच्छा तरीका है, मैं भी लिख के पढ़ना शुरू करूँ। मैं लिख के पढ़ना शुरू किया, मेरे नंबर कम आने लग गए, तो मैं समझ जाती थी लिख के पढ़ना मेरी चीज़ नहीं है, मेरे को जैसे पढ़ना है मैं वैसे पढ़ूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कई लोग बहुत एडवाइस देने वाले कहीं मिल जाते हैं, कई टॉपर्स के वीडियोस मिल जाते हैं आजकल, बट किसी भी एक बंदे को आइडियलाइज करना और उसको बिल्कुल फॉलो करते रहना एस्पिरेंट के लिए अच्छा नहीं है। इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करनी चाहिए, जो इंसान के लिए वर्क कर रहा है इंसान को उसी पे काम करते रहे। मतलब क्या आप कह रही हैं कि अपना सेल्फ असेसमेंट करो कि मैं किस में परफेक्ट, मुझे लिख के याद होता है कि देख के याद होता है, रिवाइज करने से, अब वो करें। दूसरों का आप आइडिया देख सकती कि वो कैसे कर रहा है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि मे भी दूसरे का आइडिया आपके ऊपर वो परफेक्ट ना वर्क ना करे, ये एक बात हो सकती है ना।
थैंक यू बरीरा, तुमने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की और मुझे उम्मीद है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो उनके बहुत काम आएगी। तीनों सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये बरीरा ने हमसे शेयर किया है। और ओवरऑल एक टॉपर स्टूडेंट का क्या एटीट्यूड होता है वो बरीरा की बातों से आपको क्लियर हो गया होगा। बरीरा, चलते चलते आप ये बताओ कि हर साल की तरह इस साल भी ऐसा ही हुआ है, करीब 20 लाख से ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, लाखों बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं, हर साल की तरह ऐसे होता है। और कुछ बच्चे बहुत सीरियस जिन्होंने प्रिपरेशन की थी, बहुत मेहनत की थी और वो कुछ नंबर, जैसे आपने देखिए अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 सवाल कम हुए और बहुत सिली मिस्टेक। ऐसा नहीं कि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी आपको नहीं आता, ऐसे कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिनकी 2 की जगह 20 क्वेश्चंस गलत हो गए होंगे और बहुत सिली मिस्टेक्स हुई होगी। वो बच्चे बड़े डिप्रेस होने लगता है कि इतनी प्रिपरेशन और पता नहीं मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, मेरा लक साथ नहीं दिया, इसलिए ये इस बार मेरा नहीं हो पाया। ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगी? मैम, ऐसे बच्चों को सबसे पहला मैसेज तो यही है कि उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं लूज़ करना है। अगर उनका एक अटैम्प्ट में नहीं हुआ, 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें वो चीज़ है नहीं। उनमें अगर वो पढ़ रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन अच्छी है, ये एक इटसेल्फ में बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि उनमें वो दम है और वो कर सकते हैं। उनका कहीं ना कहीं लैक रहा होगा, मे बी उन्होंने क्वेश्चन कम लगाए, मे बी उन लोगों ने पेपर उतने नहीं दिए, मे बी वो टाइम की में बात खा गए या वो लोग प्रेशर में आ गए। तो इंसान को अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं सारे यही एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस करूँगी ऐसे कि वो एक बार शांति से, सबसे अलग, ऐसे में फैमिली भी बहुत प्रेशर कर देती है, कई के पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, रिलेटिव्स कई तरह की बातें कह देते हैं, दोस्त कई तरह की बातें कह देते हैं। तो ऐसे में इंसान को सबसे पहले दूर हट के इंसान को अपने साथ टाइम लेना चाहिए और खुद सोचना चाहिए कि हाँ मेरी ये गलती है, उसे एक जगह लिखना चाहिए और फिर उन गलतियों पे वर्कअप करने की चाहिए। इंसान को अपने टीचर्स भी कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि टीचर्स भी बच्चे को देखते रहे होते हैं कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, तो टीचर्स भी बच्चे की मिस्टेक समझ जाते हैं कि बच्चा यहाँ मिस्टेक कर रहा है। उसको सबसे इनपुट लेना चाहिए और ऐसे में बिल्कुल अपने को, कई बच्चे बिल्कुल वो कर लेते हैं कि मेरे से तो नहीं हो रहा, मैं तो बनी नहीं हूँ इसके लिए, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे थॉट्स अपने दिमाग में बिल्कुल आने नहीं देने हैं, बस अच्छे से पढ़ते रहना है। एक साल और देने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से इंसान चाहे जब जागो तब सवेरा होता है। जब मेहनत करना इंसान चालू कर दे तब से वो अपना पूरी इमारत बना सकता है, नींव से इमारत बना सकता है। जिन बच्चों का किसी भी वजह से कुछ थोड़े नंबर से अगर आप पीछे रह गए तो आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने इस एग्ज़ाम में जो अचीव किया है आप उस पर गर्व करिए कि मुझे इतने नंबर है, मैंने ये अच्छा किया। कहाँ कमी रह गई है? बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका होता है। बरीरा ने बहुत सारी बातें शेयर की, आप इनकी बातों को, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद वो बात आपके काम आ जाए। और बिल्कुल निराश नहीं होना है, नेक्स्ट ईयर नीट की प्रिपरेशन में जुट जाना है। बिल्कुल आपको, अगर आप वाकई मेहनत करते हैं, बहुत सीरियसली तैयारी करते हैं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मैं बता दूं कि बरीरा के, जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इनकी ऑल इंडिया रैंक है 42 और इनको 720 में से 710 मार्क्स मिले हैं। और बायोलॉजी में इनके पूरे 100% मार्क्स हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ इनका एक सवाल गलत हुआ था, तो इनके 175 मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में इनके आए हैं। और सिर्फ अगर देखें 720 में 10 मार्क इनके कम हुए हैं। तो ओवरऑल इनका रिज़ल्ट बिल्कुल कहना चाहिए 100% बरीरा ने हासिल किया है। और इनकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो इनके मम्मी पापा भी डॉक्टर हैं। मैं डेफिनेटली उनसे भी बात करूंगी, उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगी कि एक बच्चे को टॉपर बनाने के लिए पेरेंट्स का क्या योगदान होता है, उन्होंने क्या बरीरा को क्या प्रोवाइड किया, क्या उन्होंने गाइडेंस दी, और ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी इस बारे में हेल्प मिल सके। थैंक यू बरीरा। थैंक यू मैम। मेरे साथ हैं बरीरा के फादर डॉक्टर सुहेल, जो खुद भी डॉक्टर हैं, क्योंकि बरीरा फैमिली बैकग्राउंड जो उनकी है वो वाकई मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर सुहेल, बरीरा का रिज़ल्ट आया, ये एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था? आपने सोचा था कि इतने अच्छे नंबर आएंगे? नहीं, इतना ज़्यादा तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी, लेकिन जिस हिसाब से ये मेहनत कर रही थी और जैसे इसके रूटीन टेस्ट में मार्क्स आ रहे थे, उससे ये एक्सपेक्टेड तो था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन इतना अच्छा होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा, तो बरीरा कैसी स्टूडेंट रही है पढ़ाई में? और जो आपने 2 साल का पीरियड नीट प्रिपरेशन का देखा, तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि कितना डेडिकेशन रहा है इसकी पढ़ाई में? बरीरा की एक क्वालिटी मैडम मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा कि ये बहुत मतलब धुनी टाइप की बच्ची रही है हमेशा, कि अगर इसके ऊपर धुन सवार होगी किसी पढ़ाई की, किसी एग्ज़ाम की, तो बस ये पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। यही हम लोगों ने 2 साल देखा। तो जैसे कभी हम लोग किसी फंक्शन पार्टी, किसी मैरिज,
किसी प्रोग्राम में गए तो ये कभी एग्री नहीं हुई साथ में जाने के लिए। इसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मेरा डिस्टरबेंस होगा, मेरी पढ़ाई का लॉस होगा। ये मेहनत करती रही बराबर और एक लेवल पर ही मेहनत करती रही। ये नहीं देखा हम लोगों ने कभी कि ये थोड़ा डाउन हो रही हो या इस तरह का हो रहा हो, तो ऐसा नहीं हुआ। ईश्वर कृपा से ये बराबर। अच्छा, आप दोनों वाइफ हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो क्या बच्ची पे प्रेशर रहा कि नहीं तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, या उसने खुद से डिसाइड? ऐसा नहीं है, ये हम लोगों ने कभी ऐसा अपने दोनों बच्चों के साथ कभी ऐसा नहीं किया कि उनको किसी तरह से मॉरली प्रेशराइज किया हो या उनको, बल्कि मैंने खुला ही हम लोगों ने रखा कि जिस फील्ड में जाना चाहो, में तुम्हें इंटरेस्ट हो, जिसमें तुम जाना चाहो उसमें जाओ। हम लोग काम यह है कि जो हम लोग कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल वो हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। बाकी तो पढ़ना तो बच्चे को ही है, मेहनत बच्चे को ही करनी होती है और वो बच्चे ने की। कभी आपको टोकना पड़ता था कि बरीरा पढ़ो, हाई स्कूल इंटर से ही, या नीट की प्रिपरेशन है, तुम ये चीज़ मत करो, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना, या खुद से पढ़ती? नहीं, बरीरा खुद ही इतनी मेहनती रही हमेशा से कि हम लोगों को कभी कहना नहीं पड़ा, बल्कि ये कहना पड़ा कि तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तुम सो जाओ, नींद भी ज़रूरी है तुम्हारे लिए। अगर तुम 24 घंटे में कम से कम 5 to 6 आवर्स स्लीप तुम्हारे लिए नेसेसरी है फॉर ए गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो ये तो ज़रूर हम लोग कहते रहे। बाकी पढ़ने के लिए इसको कहना नहीं पड़ा, ये खुद ही बहुत डेडिकेटेड रही है हमेशा। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद से, नीट का रिजल्ट आया, आप बरीरा के लिए तो है ही अचीवमेंट, एज ए फादर आप अपने लिए कैसा अचीवमेंट देखते हैं और आपको अपनी सोसाइटी से या फैमिली से किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं? नहीं, बहुत खुशी है हम लोगों को। वी आर ऑल वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। और जितने भी हमारे फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे डॉक्टर हैं या नॉन मेडिकल फ्रेंड्स हैं, एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी। सब लोग बहुत खुश हैं, सब इसको बधाइयाँ दे रहे हैं, इसके आगे के भविष्य के लिए इसको दुआएं दे रहे हैं। तो कहा जाए कि बरीरा के साथ में हर रिजल्ट में ऐसा होता है कि बच्चे के साथ में पेरेंट्स भी बहुत, उनको भी एक प्राउड तो फील होता ही है, एक सोसाइटी में एक नेम फेम, वो मतलब एक तरह से आपको भी एक अचानक से मैसेज, हम लोग भी जान गए कि भाई डॉक्टर सुहेल कौन है। तो ये एक बेटी की वजह से एक आपको भी वो शौहरत, वो नाम, वो सम्मान। बिल्कुल बिल्कुल, ये ईश्वर की कृपा है कि इस बच्ची के ज़रिए हम लोगों को बहुत आइडेंटिटी मिली, नाम सम्मान मिला। बहुत से लोग जो हमें नहीं जानते थे वो हमें जान गए, जैसे आप हमें जान गई। तो इस तरह से बहुत से लोग हम लोगों को जान गए। ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। अच्छा, डॉक्टर सुहेल, जिनके घर में बेटियां हैं और यही होता है कि भाई एक ड्रीम देखना, बच्ची भी जिस भी मुकाम पे वो जाना चाहे वो जा सकती है, तो तमाम सारी जो बेटियों के पिता हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि उनको कैसा एनवायरनमेंट दिया जाए, उनको कैसे फ्रीडम दी जाए कि वो पढ़ें। कभी कभी अनड्यू प्रेशर भी बच्चों के लिए बहुत घातक होता है कि नीट जैसा एग्ज़ाम, लाखों बच्चे बैठते, इस बार बहुत सारे बच्चे हर साल की तरह नहीं आ पाते और उन बच्चों में डेफिनेटली बहुत मेहनत की होती है, बहुत प्रेशर होता है। अभी जो बच्चे अचीव नहीं कर पाए, पेरेंट्स कह रहे तुमने तैयारी नहीं की, तो जो अनड्यू प्रेशर है और बच्चों पे बहुत ये रहता है कि तुमने नहीं किया, इसमें बहुत सारी निगेटिव फीलिंग आती है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देंगे? सबसे पहले जो आपका पहली बात थी कि बेटियां हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि वो ऐसे, मेरी 2 बेटियां ही हैं, मेरे कोई बेटा नहीं है। मैं समझता हूँ ऐसे लोग सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं जिनको भगवान ने बेटियां दी हैं। और वो सोसाइटी में आजकल आप भी देख रही होंगी, हम लोग भी देख रहे हैं, बेटियां बाप का नाम ज़्यादा कर रही हैं इन कंपैरिजन टू बेटों के। तो मैं तो अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि भगवान ने मुझे 2 बेटियां ही दी हैं, ईश्वर ने। और बेटियों को अच्छे से हम लोगों को परवरिश करनी चाहिए, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए। मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि हमारी बच्चियाँ प्रोफेशनल एजुकेशन में जाएं, नॉट ओनली फॉर मेडिकल, और भी तमाम प्रोफेशनल एजुकेशन इसमें जाएं ताकि बच्चियाँ अपने पैरों पे खड़ी हो सकें और समाज में अपना अलग एक स्थान बना सकें, कि उनकी आइडेंटिटी अपनी हो, उनकी आइडेंटिटी उनके फादर से ना हो, उनकी आइडेंटिटी उनके हस्बैंड से ना हो, उनकी आइडेंटिटी उनके इन-लॉ से ना हो, उनकी आइडेंटिटी उनकी अपनी हो। और बहुत सी कैरियर्स हैं, तमाम एजुकेशन फील्ड्स हैं, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, जर्नलिज्म है, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आजकल बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और जहाँ तक जो दूसरी बात थी आपकी कि बच्चियों को या बच्चों को ऐसा करना कि वो डिप्रेशन में ना जाएं, तो उसके लिए मैं बस ये कहना चाहूँगा कि माँ बाप का इसमें, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने बच्चे को हमेशा
एक मानसिक रूप से मजबूत रखें। और ये कोई प्रेशर बच्चे पे ना आने दें, कि इस बात का भी प्रेशर ना आने दें कि तुम्हें परफॉर्म करना है, बहुत अच्छा करना है, तुम्हें इस लेवल पे जाना है, उस लेवल पे जाना है। बच्चे को नेचुरली आगे बढ़ने दें और बस उसको हर तरह का फिज़िकल और मॉरल सपोर्ट देते रहें। तो ऐसा होगा तो ईश्वर ने चाहा बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे जब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। जी, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो ये थे बरीरा के फादर डॉक्टर सुहेल, जिन्होंने बताया कि बच्चों पे अनड्यू प्रेशर नहीं देना। और बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर सुहेल ने कि बेटियां अपने पिता को कहीं ज़्यादा सम्मान और शोहरत दिलाती हैं, इसलिए जिनके घर में बेटियां उनकी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दें और जो भी उनको प्रोवाइड आप सुविधाएँ चाहिए वो करें, लेकिन उन पर अनड्यू प्रेशर ना डालें। और बरीरा ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की तीनों विषयों के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में, कैसे आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक्स कितनी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको लगाना कितना ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट और स्पीड वो बहुत मायने रखती है नीट के एग्ज़ाम में। अगर आप इस तरीके से भी पढ़ते हो, और एक बहुत अहम बात जो बरीरा ने हमसे शेयर की कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बच्चे के रिज़ल्ट में 75% रोल उसकी सेल्फ स्टडी का होता है, यानी आप कितना पढ़ते हैं। तो आप इस जो एक बहुत सारे सवाल बच्चे पूछते हैं, मैम कहाँ कोचिंग पढ़ने जाएँ, हमको अच्छे टीचर नहीं मिले, ये सब आप बिल्कुल भूल जाइए। 75% रोल आपकी सेल्फ स्टडी का है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, आपका सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, आप अपनी बुक्स पे ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स 11th-12th की खरीदिए, लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर खरीदिए, और जो आपके टीचर इन 3 विषयों के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनसे आप गाइडेंस लीजिए। सेल्फ स्टडी पे आप फोकस कीजिए। अपने जो फ्रेंड्स जो और भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे ग्रुप डिस्कशन कीजिए। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जिन बच्चों का कुछ नंबर से अगर आप रुक गए, आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये नीट एग्ज़ाम बस एक स्टेप है। नेक्स्ट ईयर के लिए आप फिर से तैयारी करें, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स भी अनड्यू प्रेशर बच्चों पर ना डालें कि तुमने अच्छे से तैयारी नहीं की। बहुत बड़े, बहुत होशियार बच्चे भी छोटी छोटी सी मिस्टेक इस नीट के एग्ज़ाम में कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है। इसलिए बिल्कुल अनड्यू प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, तो आप इसी पॉजिटिव थॉट के साथ तैयारी करें। और मुझे उम्मीद है आज बरीरा से हुई मेरी ये बातचीत आप लोगों के बहुत काम आएगी। आप ध्यान से सारी बातें सुनिएगा और इसको अप्लाई कीजिएगा, और आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।